ओके, स्टार्ट कर दिए। हम लोग बिहार स्पेशल शुरू किए थे और आपको पता है बिहार स्पेशल बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल हम लोग बस छोटा सा एक सेक्शन लिए थे, बिहार एक संक्षिप्त परिचय। शॉर्टकट में बिहार को समझना था। तो आप तो जान ही रहे हैं बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा है। बिहार शब्द से पड़ा है। बिहार यानी बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। और जनसंख्या के हिसाब से बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां स्थान है। ठीक है। और बिहार की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है कितने राज्यों से मिलती, कितने देशों से मिलती है? कौन सा? बिहार के कितने जिले नेपाल से मिलते हैं? 7। और बिहार की जो राष्ट्रीय सीमा, राजकीय सीमा है कितने राज्यों से मिलती है? कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और आप ये पता होना चाहिए बिहार का राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पक्षी गोरैया। कि देखिए गोरैया इसलिए याद रखिएगा, अभी जो हॉकी का मैच हुआ है, हॉकी का ये एशिया कप हुआ है, उसको गोरैया को ही मस्केट बनाई, स्वंकर बना कर रखा गया था। ठीक है। और बिहार भारत के किस क्षेत्र में अवस्थित है? पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। जो बेसिक चीज दिया गया वो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। बेसिक कुछ और बातें हैं जो हम लोग पॉलिटी में भी देखेंगे और अभी भी थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं, बस चर्चा कर दे रहे हैं, देखेंगे कहाँ? पॉलिटी में। तो ये बिहार एक राज्य, आप तो जान ही रहे हैं। बिहार राज्य में कितने प्रमंडल है? प्रमंडल कितने हैं? 9। जिला कितना है? 38। और उसके बाद अनुमंडल कितना है? अनुमंडल 101। और ब्लॉक यानी प्रखंड 534। ठीक है। तो ये सब पॉलिटी का विषय है। और याद रखिएगा आप लोग बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या बिहार का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको बिहार का हर चीज़ जानना आवश्यक है। हम लोग ज्योग्राफी में देखेंगे जो उत्तर बिहार में कौन से आते हैं, दक्षिण बिहार में कौन से आते हैं, ये जो प्रमंडल है किस प्रमंडल में कितना जिला है, ये सब हम लोग पॉलिटी में देखेंगे। ठीक है। तो हम लोग जो पहले शुरू करेंगे बिहार का प्राचीन इतिहास। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा बिहार का प्राचीन इतिहास। क्या रुक गया क्या? बिहार का प्राचीन इतिहास। देखिए होता क्या है, जो बिहार, हम लोग इतिहास कब से पढ़ना शुरू करते हैं? अगर आपसे पूछा जाए जो इतिहास की शुरुआत हम लोग कब से मानेंगे? यानी जब से मनुष्य आएगा तभी ना। भाई बिहार तो जब से धरती बना तब से बिहार है, लेकिन हम लोग पढ़ना कब से शुरू करेंगे? जब से मनुष्य आएगा। तो प्राचीन इतिहास कहा जाता है बिहार में जो मनुष्यों की उत्पत्ति की जो चर्चा हुई है वो लगभग कितने वर्ष पहले हुई है? 1 लाख वर्ष पहले। यानी बिहार में जो व्यक्तियों की जो सबसे पहली चर्चा हुई है वो लगभग 1 लाख वर्ष पहले से हुई है। ठीक है। और ये काल उसमें कौन सा था? पाषाण काल। कौन सा काल था? पाषाण काल। पाषाण मतलब पत्थर का काल। अच्छा ये कोई काल जो विभाजन होता है तो उसके सिर्फ पाषाण काल दिया गया, इसका नाम पाषाण क्यों पड़ा? पत्थर का ज्यादा यूज होता था। क्यों होता था भाई? पत्थर का यूज क्यों करते थे? शिकार करने के लिए। शिकार क्यों करते थे? भोजन के लिए। इसका मतलब इतिहास हम लोग तब से पढ़ते हैं जब से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। और ये बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं तो बिहार का इतिहास जो है लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व से शुरू हुआ, जहाँ से बिहार के कुछ साक्ष्य मिले। ठीक है। और सबसे पहले जो साक्ष्य मिला था वो किस काल मिला था? पाषाण काल।
पाषाण काल का अर्थ होता है वैसा काल जिसमें पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। तो उस समय कृषि का विकास हुआ नहीं था, खेती होती नहीं थी, लोग इतने समझदार नहीं होते थे, बस एक आदि मानव होते थे। उसका मुख्य भोजन क्या था? शिकार करना। ठीक है, शिकार करने के लिए हथियारों की आवश्यकता होती थी। अब हथियार उसमें लोहे के खोज तो हुआ नहीं था, तो प्रमुख हथियार क्या हो गया था? पत्थर। ठीक है, तो ये जो पाषाण काल है, इस पाषाण काल को भी हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं। एक होता है पूरा पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल। तो ऐसा क्यों बांटे हम लोग? पत्थर के आकार के अनुसार। पत्थर का आकार, जैसे आकार बढ़ेगा या घटेगा? क्यों बढ़ेगा, क्यों नहीं बताइए? घटने से देखिए, पूरा पाषाण काल सबसे पहले ये, तो यहाँ जब बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग किया जाता था, कुल्हाड़ी, खुरपी, ये सब का प्रयोग किया जाता था। कुल्हाड़ी और हाथ में लेकर के, कुल्हाड़ी को बांधते कैसे थे? पत्थर होता था और पत्थर को हड्डी में बांध दिया जाता था या लकड़ी में बांध दिया जाता था। ठीक है, तो बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग, बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग होता था। तो बड़े पत्थर से आप मान लीजिए कुल्हाड़ी से या पत्थर से क्या आप पक्षी को मार सकते हैं? नहीं मार सकते हैं। खरगोश को मार सकते हैं? क्यों, आप उसको पकड़ ही नहीं पाइएगा। शेर को मार सकते हैं? नहीं मार सकते हैं ना, क्योंकि पत्थर से मारने के लिए आपको नज़दीक जाना पड़ेगा, तो पता चला आप ही का शिकार हो गया, है कि नहीं? हाथी को पत्थर से आप नहीं मार सकते, घोड़े को पत्थर से नहीं मार सकते। तो लिमिटेड छोटे मोटे पत्थर, कुत्ता, बंदर, इस टाइप के छोटे छोटे जीव होते थे, उसको मारने की शिकायत होता था। तो बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग होता था, जिसके कारण शिकार कम हो पाता था, तो भोजन की उपलब्धता भी कम थी। ठीक है, तो शुरू से जो बिहार के इतिहास देखेंगे तो 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को क्या कहा गया बिहार में? पूरा पाषाण काल। यानी 1 लाख से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक को क्या कहा गया? कि इस काल में बड़े बड़े औजार का प्रयोग होता था, तो शिकार भी कम होता था, भोजन की उपलब्धता भी कम थी। तो अब ऐसा क्षेत्र बिहार में कहाँ मिला? तो बिहार में जो पूरा पाषाण काल में, ऐसे पहले 2 क्षेत्र थे, अब 3 क्षेत्र हो गया। यानी पूरा पाषाण काल में क्षेत्र कहाँ से मिला है? कहाँ पे लोग रहते थे? मुंगेर, नालंदा और अभी नए खोज के हिसाब से पश्चिमी चंपारण। यानी इन 3 जगह लोगों के अवशेष मिले। यानी इस काल में जो पत्थर होता था, जिस हिसाब से पत्थर का डिजाइन होता था, उस हिसाब से मिला गया है। तो आपको याद रखना है, जो बिहार में जो इतिहास की शुरुआत हुई, यानी मनुष्यों का जो आगमन हुआ है, वो है 1 लाख वर्ष पूर्व से, यानी पाषाण काल से। और पाषाण काल के जो मध्य पूरा पाषाण काल में 3 जगह से ऐसे औजार मिले हैं, जिससे ये पुष्टि होती है कि बिहार में इस काल में भी लोग रहते थे, जैसे मुंगेर, नालंदा और पश्चिमी चंपारण। इसके बाद जो अगला काल आता है 10,000 पूर्व से लेकर के 6,000 पूर्व तक, यानी 10,000 पूर्व से लेकर के 6,000 पूर्व तक। अब देखिए, ये पूरा पाषाण काल है, बड़े बड़े हथियार थे। अब हथियार का साइज छोटा होता जाएगा। छोटा यानी पतला करके कुल्हाड़ी लेकर बना दिया जाएगा, फेंक के भी मार सकते थे। पहले ऐसे जाके नदी जाकर मारना पड़ता था। तब क्या होगा, जो लोहे पत्थर का जो आकार होगा वो धीरे धीरे पतला होता जाएगा और नुकीला होता जाएगा, ताकि हथ मारना थोड़ा सा आसान हो जाए। लेकिन फिर भी अभी उतना नहीं है जो आप बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर सकते हैं। हाथी का, शेर का, पक्षी का आप शिकार नहीं कर सकते थे। हाँ, पहले की तुलना में ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया।
अब मान लीजिए पहले इतना पत्थर लगा, आप खरगोश के पीछे भाग रहे हैं, तो आप तो पहले थक जाएंगे ना। अब कुल्हाड़ी लेके यहाँ से फेंक के मार सकते हैं, तो फेंक के मारिए, ज़्यादा शिकार होगा तो ज़्यादा भोजन मिलेगा। तो ऐसा भी क्षेत्र आपको कहाँ मिला है? केवल मुंगेर से प्राप्त हुआ है। यानी मध्यपाषाण काल में लोग कहाँ मध्यपाषाण का जो औजार है हमें कहाँ से मिलता है? मुंगेर से। अब पूरा पाषाण का मुंगेर, नालंदा और पश्चिमी चंपारण। हाँ, जब ये तीसरा काल आएगा, यानी 6000 वर्ष पूर्व से लेकर के लगभग कितना 2500 या 3000 वर्ष पूर्व तक, नव पाषाण काल। और इस काल में तकनीकी विकास होगा। पहली बात, तीर धनुष का प्रयोग होगा। भले ही तीर में लोहा के जगह पत्थर लगाया रहेगा आगे, लेकिन तीर धनुष का प्रयोग होगा। और जब तीर धनुष का प्रयोग होगा तो पक्षी को मारना आसान हो गया ना। और दूसरी बात, एक तो पक्षी को मारना आसान हो गया, दूसरा मान लीजिए चलिए शेर दूर है तो शेर को भी तीर से मार सकते हैं, नज़दीक जाने की जरूरत नहीं है। खरगोश भाग रहा है तो उसको भी तीर से मार सकते हैं। तो बताइए इसमें ज़्यादा शिकार होगा कि इसमें ज़्यादा शिकार होगा? नवपाषाण काल में, कि तीर का विकास हो गया तो आप दूर खड़े खड़े, पहले जिस जानवर से आप डर के कारण नज़दीक नहीं जाते थे, अब दूर से मार दीजिए, पक्षियों को भी मार सकते हैं। तो धीरे धीरे शिकार जो है लेवल भी बढ़ता चला गया और आपके पास भोजन की उपलब्धता भी बढ़ती चली गई। हाँ, लेकिन इस काल में पहली बार लोग खेती करना भी सीखे। यानी कृषि का विकास भी कब शुरू हुआ था? पाषाण काल में। ठीक है, पशुपालन का भी विकास शुरू हुआ। पशुपालन का विकास तो इसी काल में शुरू हो गया था, लेकिन डेवलप किसमें हो गया था? इस काल में। तो यानी कृषि का विकास भी इसमें नंबर आ गया। नए नए मतलब पतले पतले औजार बनने लगे, तीर धनुष का विकास हुआ, तो लोगों के पास क्या हुआ? सुविधाएं बढ़ती रही। और बिहार की बात करें तो बिहार में कुछ जगह है जहां पे ये क्षेत्र मिला है, तो कौन कौन सा है? चिरांद, चेचर, मनेर और कुतुबपुर। कौन कौन से क्षेत्र मिले हैं? चिरांद, चेचर, मनेर और कुतुबपुर। तो ये सब कहाँ कहाँ है? चिरांद, चेचर, मनेर, कुतुबपुर। बिहार में किस जगह? अब चिरांद का, चिरांद किधर है बताइए तो? नहीं, चिरांद है सारण, जिसको हम लोग आजकल कहते हैं छपरा। छपरा मुख्यालय है लेकिन जिला का नाम क्या है? सारण। चेचर कहाँ पे है? वैशाली। ठीक है। और मनेर और कुतुबपुर कहाँ पे है? पटना। ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए बिहार का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? पाषाण काल से। और सबसे प्राचीन स्थल कहाँ पे है? मुंगेर, नालंदा और पश्चिमी चंपारण। और मध्यकाल में कहाँ मिलता है क्षेत्र? मुंगेर से। और नवपाषाण काल में चिरांद, चेचर, मनेर और दसे। बाकी डीपली तो आप लोग जानने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिएगा इस काल में मिलता है। और पूरा पाषाण से मध्य पाषाण तक या नवपाषाण तक जाते जाते मतलब है इसका तकनीकी विकास, यानी पत्थर के औजार छोटे होते चले गए और जो है धीरे धीरे आगे चल के कृषि का विकास भी हुआ, जिसके कारण उपलब्धता बढ़ी तो क्षेत्र का भी विकास हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक पहले लिख लीजिए, तो वीडियो रोक दीजिएगा, अभी रुक जाइए, अभी रुक।
यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 'ताम्रपाषाण काल कब से कब तक माना जाता है? 2500 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के 1500। तो बताइए इसमें क्या नाम से क्या पता चलता है? तांबा और पाषाण, यानी तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग होता था। यानी पहली बार पत्थर के साथ किसी धातु का प्रयोग किया गया। ठीक है, कब? इस काल में। यानी बिहार की कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे पत्थर और तांबा के मिश्रण से, यानी दोनों को मिला करके, यानी तांबा में पत्थर लगा करके ये हथियार का प्रयोग किया गया। ठीक है, और ये काल कब से कब तक था? यानी 25 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक। अब बिहार में जो स्थल प्राप्त हुआ है जिसमें 3-4 तो जानते ही है। चिरांद, चिरांद कहाँ पे? सारण। चेचर कहाँ पे? वैशाली। मनेर कहाँ से? इसके बाद एक जगह मिलेगा टाराडी। टाराडी कहाँ पे है? गया। इसके बाद जगह मिलेगा एक सोनपुर। ये सोनपुर कौन सा सोनपुर है? ये गया वाला सोनपुर। और एक जगह होगा सेनवार, यानी रोहतास। यानी ताम्रपाषाण काल जो माना जाता है, ऐसा काल जिसमें पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग हुआ, इसलिए ताम्रपाषाण काल। और इस काल में बिहार के कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ से ये हथियार, ये औजार मिले हैं, तो वो क्षेत्र कहाँ से? चिरांद, चेचर, मनेर, टाराडी, सोनपुर और सेनवार। ठीक है, तो ये था आप लोग पाषाण काल के समय का बात। ठीक है, तो हम लोग जब बिहार का इतिहास देखते हैं तो हम लोग बिहार का इतिहास लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व से देखते हैं। और कब से? यानी पाषाण काल से। पाषाण काल यानी देखिए, अगर पूछा जब बिहार का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है, तो मुंगेर, नालंदा और पश्चिमी चंपारण। नवपाषाण काल यानी बिहार में खेती और शुरुआत, यानी बिहार में तीर भाले की शुरुआत कब से, कहाँ से हुई थी? चिरांद, चेचर, मनेर और कुतुबपुर। और ताम्रपाषाण काल, बस देखिए आपको एक जगह ही याद रखना है। सवाल पूछा जाएगा जो मुंगेर निम्नलिखित में कौन सा स्थल है? ऑप्शन ए नवपाषाण कालिक स्थल है, ऑप्शन बी मध्यपाषाण कालिक स्थल है, ऑप्शन सी पुरापाषाण कालिक स्थल है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी होना चाहिए। क्यों? मुंगेर पहला नहीं है? मुंगेर तो तीनों में है ना। मुंगेर तीनों में देखिए, सही नवपाषाण नहीं, मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल। उसके अलावा आपसे पूछ दिया जाएगा निम्नलिखित में कौन सा ताम्रपाषाण कालिक स्थल है? ऑप्शन दे देगा मुंगेर, नालंदा, कुतुबपुर और ताराडी। तो ऐसे सवाल पूछ दिया जाता है, तो आपको स्थल याद रखना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, क्या हड़प्पा सभ्यता था बिहार में? हड़प्पा कालीन में बिहार का इतिहास की चर्चा नहीं है, क्योंकि हड़प्पा काल कहाँ था? गुजरात, राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश का ये जो मेरठ का जगह कहते हैं, पंजाब, सिंध, ये सब क्षेत्र, पाकिस्तान के जो क्षेत्र है, पूर्वी भारत का विस्तार तो हुआ नहीं था, तो इसलिए हड़प्पा कालीन इतिहास बिहार का नहीं है, पाषाण कालिक था। उसके बाद आएगा ऋग्वेद। क्या ऋग्वेद काल बिहार से जुड़ा हुआ है? नहीं। देखिए वैदिक काल जो हम लोग पढ़ेंगे, तो देखिए जैसे ताम्रपाषाण काल में सीधे हम लोग कब आ जाते हैं? वैदिक काल में।
देखिए, पाषाण काल हो गया, ताम्र पाषाण काल हो गया, हड़प्पा सभ्यता तो नहीं होगा क्योंकि हड़प्पा सभ्यता कालीन स्थल बिहार में नहीं है, क्योंकि हड़प्पा कालीन स्थल आपको भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, फिर पाकिस्तान का क्षेत्र, सिंध, ये सब क्षेत्र में आपको मिलेगा। इस एरिया में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपको पता है जो पूर्वी सीमा उसकी मेरठ तक थी, यानी उत्तर प्रदेश तक, दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र तक, और उत्तरी सीमा मांडा कश्मीर तक। तो जाहिर सी बात है मेरठ के इधर का क्षेत्र में हड़प्पा कालीन सभ्यता नहीं है। तो बिहार के इतिहास में हम हड़प्पा सभ्यता को नहीं पढ़ते, इसको कहाँ पढ़ते हैं? भारत के प्राचीन इतिहास में। ठीक है, देखिए केवल बिहार के इतिहास की बात कर रहे हैं, भारत के इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब हम लोग भारत के इतिहास जब पढ़ते हैं तो वैदिक काल को हम लोग दो भाग में बांटते थे। दो भाग में, एक होता था ऋग्वैदिक काल और एक होता था उत्तर वैदिक काल। यानी इसका जो पीरियड था वो कब से था? 1500 BC से लेकर 1000 BC तक, और इसका कितना था? 1000 BC से 600 BC तक। क्लियर है? इस काल में केवल एक ही वेद का निर्माण हुआ था, वो था ऋग्वेद, और इस काल में बाकी तीनों का निर्माण हुआ है, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो इस काल में 1500 से लेकर 1000 BC तक बीच में ये जो क्षेत्र होता था, कौन सा क्षेत्र होता था? सप्त सैंधव क्षेत्र। यानी ऋग्वैदिक काल में लोग कहाँ पे थे? ये कालीन कहाँ बसा था? सप्त सैंधव क्षेत्र, जिसको आज का हम लोग पंजाब कहते हैं, जहाँ पे पंजाब हो गया, हरियाणा का क्षेत्र हो गया, पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पे लोग विकास हुआ था। लेकिन जैसे ही वहाँ पे पतन हुआ तो धीरे धीरे ये लोग कहाँ बढ़े? इस काल में पूरब की ओर। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में पूरब की ओर बढ़े। तो यहाँ वैदिक काल में जब हम लोग पढ़ते हैं तो कब से पढ़ते हैं? उत्तर वैदिक काल से, क्योंकि बिहार में आर्यों का जो प्रसार हुआ था वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था, यानी लगभग 1000 BC से लेकर के 6000 BC। आर्य यानी वैदिक काल के जो मुख्य लोग होते थे, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। तो अगर वैदिक काल हम लोग देखते हैं तो बिहार में कब से देखते हैं? उत्तर वैदिक काल से। और कहा जाता है, पूछा जाता है बिहार शब्द की चर्चा, यानी बिहार शब्द नहीं, बिहार के क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले जो है किस वेद में किया गया है? बिहार के क्षेत्रों की चर्चा 4 ऑप्शन है, राम, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यानी बिहार के उसमें क्या कट गया? काट दिए? हाँ। तो अथर्ववेद में बिहार की चर्चा सबसे, बिहार मतलब बिहार शब्द की नहीं, क्या हुआ? मतलब बिहार के क्षेत्रों की चर्चा। अब देखिए क्या होता था, अथर्ववेद में जो था, जो बिहार के क्षेत्र के लोग थे उसे क्या कहा जाता था? बराती। क्या कहा जाता था? बरात। यानी अथर्ववेद में बिहार के क्षेत्र के लोगों को क्या कहा जाता था? बरात। बरात यानी निम्न कुल का। नहीं, अनार्य। जो बरात है, जो आर्य है, वो अपने आप उच्च से इसका मानता था, ठीक है, और जो आर्य नहीं थे उसे क्या कहता था? निम्न कुल का। तो अथर्ववेद में जो बिहार के क्षेत्र के लोगों को क्या कहा जाता था? बरात्य, ठीक है। और ऋग्वेद की बात करते, ऋग्वेद में भी चर्चा है, लेकिन याद है ऋग्वेद में कुछ जो है बाद में भी जोड़ा गया है। तो ऋग्वेद में जो बिहार के क्षेत्र के लोगों को क्या कहा जाता था? कीकट, ठीक है। सबसे देखिए, अथर्ववेद में सबसे पहले बिहार के क्षेत्रों की चर्चा की गई है, और उसमें बिहार के क्षेत्र के लोगों को क्या कहा जाता था? ब्रात्य।
ब्रात यानी निम्न कुल, जो आर्य से अलग है। ऋग्वेद में भी चर्चा बाद में किया गया, और बिहार के क्षेत्र के लोगों को क्या कहा गया? कीकट। याद रखिएगा, ऋग्वेद में कीकट कहा गया है और अथर्ववेद में ब्रात कहा गया। इसके अलावा बिहार की चर्चा जो है एक सतपथ ब्राह्मण नामक पुस्तक में, ग्रंथ में भी, किसमें है? कहा जब बिहार के क्षेत्रों की चर्चा सबसे पहले किसमें की गई है? अथर्ववेद। ठीक है, इसके बाद ऋग्वेद में भी चर्चा है। अथर्ववेद में हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्रात के नाम। यानी अथर्ववेद में बिहार के क्षेत्र के लोगों को क्या कहा गया? ब्रात। और ऋग्वेद में क्या कहा गया? कीकट कहा गया। इसके अलावा सतपथ ब्राह्मण में भी बिहार के क्षेत्र की चर्चा की गई। ठीक है, अब ये तो उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ही आपने सुना होगा महाजनपद काल, याद है? कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। अच्छा, ये बताइए महाजनपद की चर्चा किस पुस्तक में की गई है? अंगुत्तर निकाय में, यानी महाजनपद काल में अंगुत्तर निकाय में कितने की चर्चा की गई है? 16 महाजनपद। और उस 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद जो थे वो बिहार के क्षेत्र में थे। वो कौन कौन से थे? अंग, मगध और यानी महाजनपद काल में जो 16 महाजनपद की चर्चा की गई है उसमें से 3 जनपद महाजनपद बिहार में थे, अंग, मगध और अंगुत्तर निकाय के अलावा जो है और किसमें चर्चा की गई है? भगवती, ये था बौद्ध ग्रंथ और ये था यानी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा की गई है, जिसमें से 3 महाजनपद बिहार में थे, अंग, मगध और इसकी चर्चा आपको जैन ग्रंथ भगवती में भी। ठीक है, तो पहले यहां तक लीजिए, शुरू कीजिए।